नमस्कार प्यारे साथियों, वाइल्डस्केप डायरीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। हवाई जहाज़ों में खतरनाक पदार्थ, विस्फोट, मीलों की चट्टानें और कांटेदार तार की बाढ़, हजारों की सेना, स्नाइपर्स और हेलीकॉप्टर। सदियों से ऑस्ट्रेलिया युद्ध की स्थिति में रहा है। ये युद्ध जानवरों के खिलाफ लड़ा गया है। आज आप जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किन पक्षियों का शिकार मशीन गनों से किया गया। माउस प्लेग क्या है? कौन सा जानवर ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड फायर से भी ज्यादा जीवों का विनाश कर सकता है? और क्यों रेड फॉक्स ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवर बन सकते हैं? अगर आप एक बच्चे हैं और आपको क्रिसमस पर एक खरगोश मिलता है तो ये एक अच्छा उपहार लगता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 24 खरगोश हो तो आप उन्हें प्रजनन के लिए रख सकते हैं, जो कि बुरा भी नहीं है। लेकिन 1859 में 24 खरगोशों का ऐसा निर्दोष क्रिसमस उपहार ऑस्ट्रेलिया में सबसे विनाशकारी जैविक आक्रमण बन गया। एक हालिया अध्ययन के अनुसार ये सब शुरू हुआ एक धनी व्यक्ति थॉमस एस्टन से, जिसने 24 जंगली खरगोश मेलबर्न की अपनी एस्टेट में लाए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो उनका शिकार करना चाहता था, जबकि कुछ कहती है कि वो उन्हें प्रजनन के लिए लाया। जो भी हो, खरगोशों ने तेजी से प्रजनन किया। हेस्टन ने उन्हें एस्टेट में स्वतंत्र रूप से घूमने दिया और जानवरों ने ऐसे शानदार हालातों का पूरा फायदा उठाया। अगले 3 वर्षों में 24 से खरगोशों की संख्या हजारों में पहुंच गई और वे लगातार बढ़ते रहे। 50 साल बाद उस अमीर आदमी के प्यारे पालतू जानवर पूरे महाद्वीप में फैल गए। ये तस्वीर 1938 में ली गई थी। हाँ, ये खरगोशों का एक विशाल समूह है। इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया में एक आपदा का रूप ले लिया। खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज कॉलोनाइजेशन दर दिखाई, जो अब तक किसी भी प्रजाति के लिए दर्ज की गई है। गौरतलब है कि हेस्टन पहला व्यक्ति नहीं था जिसने खरगोश ऑस्ट्रेलिया लाए थे। 1788 में सिडनी पहुंचे ब्रिटिश जहाज़ों के पहले बेड़े में 5 खरगोश थे और अगले 70 वर्षों में लोगों ने कम से कम 90 और खरगोश वहां लाए। लेकिन वही 24 खरगोशों के वंशज पूरे महाद्वीप में छा गए। लेकिन ये समस्या क्यों थी? आखिरकार आपने खरगोश देखे हैं, वे प्यारे और निर्दोष लगते हैं। सबसे पहले, खरगोश ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आक्रामक प्रजाति हैं और आक्रामक प्रजातियां लगभग हमेशा किसी भी स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरा, ये प्यारे और मासूम से दिखने वाले खरगोश फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। न केवल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खेती की जमीन को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उन्होंने कई देशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों को भी विलुप्त कर दिया है। जानबूझकर नहीं, जाहिर है वे ऐसे जीव नहीं लगते जो बुराई के काबिल हों। लेकिन जेनेटिक्स के मामले में एस्टन के पालतू खरगोशों के वंशज असली खलनायक साबित हुए, या कम से कम बेहद अनुकूलित जीव बने। अन्य ऑस्ट्रेलियाई खरगोशों के विपरीत, जिनमें पालतूपन, लटके हुए कान और फैंसी रंगों का फर देखा गया था, हेस्टन के वंशजों में जंगली पूर्वजों की बड़ी संख्या के जीन थे। उन्हीं जीन ने उन्हें शिकारी से बचना और चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहना सिखाया। ये खरगोश बहुत ही अनुकूल साबित हुए। उन्हें जीवित रहने के लिए बस सही मिट्टी चाहिए थी, जिसमें वे बिल खोद सकें और चढ़ने के लिए छोटी घास, और ये सब ऑस्ट्रेलिया में भरपूर मात्रा में था। इसके बाद उन्हें बस प्रजनन करना था, और जंगली खरगोश इसमें भी काफ़ी निपुण थे। वे बहुत छोटी उम्र से ही साल भर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। ज़रा सोचिए, एक साल में 4 से अधिक बार और हर बार 5 तक बच्चे। ये एक पूरी सेना की तरह था। इस सेना से निपटने के लिए कुछ करना ही था। किसानों ने भी खरगोशों के बिल नष्ट करने का प्रयास किया ताकि जनसंख्या को इस तरह नियंत्रित किया जा सके। ये तरीका इसलिए अपनाया गया क्योंकि बिल नष्ट करने से खरगोशों के पास सुरक्षित रूप से प्रजनन और अपने बच्चों को पालने की जगह नहीं बचती। लेकिन आखिरकार बिलों को नष्ट करना भी असफल रहा। ये 1900 पेस्ट का फुटेज है, जिसमें जहरीला चारा हवाई जहाज पर लादते हुए दिखाया गया है ताकि खरगोशों को मारा जा सके। और यहाँ खरगोश हैं जिन्हें उड़ा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सच में हर संभव तरीका आजमाया। अंततः लोगों ने एक समाधान ढूंढ लिया। खरगोशों को हेमोरेजिक डिजीज वायरस ने हराया, जो मक्खियों के जरिए फैलता था और संक्रमण के 8 घंटे के भीतर ही खरगोशों को मार देता था। वैज्ञानिकों ने 1996 में इस वायरस का उपयोग किया और ये जल्द ही शुष्क क्षेत्रों में 90% खरगोश जनसंख्या का सफाया कर गया।
ये चार्ट साफ दिखाता है कि पिछले 100 वर्षों में खरगोशों की जनसंख्या कैसे बदली। हर तेज गिरावट एक नए नियंत्रण उपाय के इस्तेमाल का समय दर्शाती है। लेकिन अफसोस, चूंकि ये वायरस मक्खियों के जरिए फैलता था, ये उन खरगोशों को प्रभावित नहीं कर सका जो ठंडे और नम क्षेत्रों में रहते थे। इसके अलावा समय के साथ खरगोशों ने इस रोग के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। सभी मानव प्रयासों के बावजूद खरगोशों के इस फैलाव से निपटने के लिए आज भी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 200 मिलियन जंगली खरगोश मौजूद हैं। ये अभी भी लगभग 300 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए खतरा बने हुए हैं और हर साल कृषि क्षेत्र में $200 मिलियन का नुकसान पहुंचाते हैं। ये विचार कि खरगोश ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर रहे हैं डरावना और अजीब है। लेकिन यहाँ एक और विचित्र और परेशान करने वाला संकट है जिसे माउस प्लेग कहा जाता है। कुछ साल पहले एक लंबी यात्रा के बाद घर लौटते समय एक किसान परिवार ने अचानक देखा कि अंधेरे रास्ते पर बहुत सारे सफ़ेद धब्बे थे। जब उन्होंने करीब से देखा तो पता चला कि ये चूहे थे। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह रहने योग्य नहीं था। चूहों ने पैंट्री में घुसकर जितना खाना वे पा सकते थे उसे बर्बाद कर दिया था। यहाँ देखिए, रसोई के फर्श पर चूहे ही चूहे हैं। पूरा बिस्तर भी उनसे भरा हुआ है। और ये तो देखिए, कंबल के नीचे एक बुरा सरप्राइज छिपा था। घर इतनी खराब स्थिति में था कि इस परिवार को अपने कैंपर में सोना पड़ा और वापस आने के 6 महीने बाद भी वे उस गंदगी को साफ कर रहे थे। अस्पतालों के बिस्तरों पर लेटे हुए लोगों को चूहे काटने की खबरें आई हैं। चूहों ने घास के बंडलों की गांठें बांधने वाली रस्सियों को भी कुतर डाला। मार्च 2021 में सिडनी के पास एक सुपरमार्केट से चूहे खाद्य सामग्री और अन्य सामान तक उतार कर ले गए थे। लेकिन जब जहर से मारे गए चूहे पीने के पानी की टंकियों में पाए गए तो लोगों को वास्तव में अपने स्वास्थ्य के लिए डर लगने लगा। जी हाँ, कृंतक समस्या से निपटने के लिए लोग जहरीले चारे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जमीन पर फैले मृत चूहों का एक तरह का कालीन सा बन जाता है। हालांकि ये जितना भयावह लगता है, माउस प्लेग ऑस्ट्रेलिया के लिए नया नहीं है। अगर हम 1900 के दशक का डेटा देखें तो ये पता चलता है कि हर 4 से 5 साल में अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह के प्रकोप होते हैं। लेकिन 2021 का प्लेग अब तक का सबसे भयावह माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि गर्म और नम गर्मी के बाद भोजन की प्रचुरता थी, जबकि इससे पहले कई सालों तक सूखा पड़ा था, जो 2019-20 की विनाशकारी वाइल्ड फायर में चरम पर पहुंचा। सबसे अधिक संभावना है कि वे 1788 में ब्रिटिश उपनिवेशकों के पहले बेड़े के साथ छोरी छुपे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इन कृंतकों को नए स्थान में बसने में कुछ समय लगा और 1817 में पहला माउस प्लेग हुआ। ये तो स्थानीय स्तर पर सीमित था, लेकिन 1917 में एक बहुत बड़ा प्लेग हुआ और इसके बाद से ये प्रकोप लगातार बढ़ते ही गए। ये कहना तो ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल उठता है कि अगर लोग खरगोशों से नहीं निपट सके तो क्या हम कम से कम चूहों को रोक सकते हैं। खैर, इसका एक तरीका है, बस आपको गेहूं की खेती पूरी तरह से बंद करनी होगी। इससे माउस प्लेग का प्रकोप रुक जाएगा। लेकिन अगर आप ये सुझाव ऑस्ट्रेलियाई सरकार को देंगे तो वे आप पर हंसेंगे। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। भोजन उगाना हमारी जीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि चूहे भी वही भोजन खाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय तक इस चक्र में फंसा रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा अजीब क्या है? वह है 1932 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इमू के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। जी हाँ, सच में। उड़ानहीन पक्षियों से लड़ने के लिए सैनिकों को मशीन गनों के साथ भेजा गया था। लेकिन आखिर इमू ने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? यह सब ग्रेट डिप्रेशन के बाद शुरू हुआ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किसान अपनी फसलों के साथ पहले से ही मुश्किल में थे और स्थिति तब और बिगड़ गई जब 20,000 इमू वहां पहुंच गए। इन पक्षियों को 1922 तक एक देशी प्रजाति के रूप में संरक्षित किया गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें हानिकारक प्राणी वर्मिन घोषित कर दिया गया। इमू का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला। वे हर साल प्रजनन के लिए तटीय क्षेत्रों से अंदरूनी इलाकों की ओर पलायन करते थे। लेकिन फिर इन 20,000 पक्षियों ने अचानक महसूस किया कि नई खेती वाली जमीन उनके लिए भोजन और अपने बच्चों को पालने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये वाकई एक अच्छी जगह लग रही थी। लेकिन इसे देखिए,
ऐसा लगता है जैसे ये क्षेत्र टिड्डियों या आग से नष्ट हुआ हो, लेकिन असल में ये सब इमू ने किया था। किसान इस बात से साफ तौर पर नाखुश थे कि उनकी गेहूं की फसलें बर्बाद हो रही थीं। इसके अलावा इमू उन बारों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे जो खरगोशों को रोकने के लिए बनाए गए थे। हाँ, उसी समय खरगोशों का प्रकोप ही चल रहा था। ऑस्ट्रेलियाई किसान होना वाकई कठिन है। यहाँ देखिए, कितने सारे इमू खरगोश बारों के पास जमा हो गए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये एक बड़ी समस्या बन गए। अंततः किसानों ने सरकार से मदद मांगी, और चूंकि कई किसान प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक थे, उन्होंने मशीनगनों का उपयोग करने की अनुमति मांगी। नतीजतन एक असली सेना इमू के खिलाफ युद्ध में गई। युद्ध के पहले 6 दिनों में 2500 गोलियां चलाई गई। इमू को कई बार गोली मारने के बावजूद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पक्षियों की सही संख्या का पता नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट में केवल 50 पक्षी मारे जाने की बात कही गई है, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टें इसे 200 से 500 तक बताती हैं। सेना ने बताया कि पक्षी गंभीर घावों के बावजूद भागने में सफल रहे। पहले विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक इमू के खिलाफ युद्ध में गए और हार गए। बहुत सारे गोला बारूद बर्बाद हो गए, वाहन बार बार खराब होते रहे और हथियार जाम हो गए। अंततः 38 दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद सेना से ग्रेट इमू वॉर को बंद करने के लिए कहा गया। इसके बजाय ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किसानों को इमू समस्या से निपटने के लिए मुफ्त गोला बारूद देने का निर्णय लिया। असल में 1932 के इस युद्ध में इमू विजयी बनकर उभरे। आज भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में ये पक्षी पाए जाते हैं, और इंसानों के साथ उनकी ये टकराव की कहानी किसी फिल्म के रूप में अपनाने लायक है। लेकिन ठहरिए, ऑस्ट्रेलियाई लोगों और जानवरों के बीच टकराव यहीं खत्म नहीं होता। वास्तव में मैं कहूँगा कि ये तो बस शुरुआत है। इस कहानी में ऊंट भी शामिल है। आप ऊंटों को ऑस्ट्रेलिया से जोड़कर नहीं देखते होंगे, लेकिन यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलिया में जंगली ऊंटों की सबसे ज्यादा संख्या है, और हम हजारों की बात कर रहे हैं जो देश भर में विचरण करते हैं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। ऊंट ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भारत और अफगानिस्तान से यहाँ लाए गए थे। वास्तव में ऐसा निर्णय काफी तर्कसंगत था। पूरे महाद्वीप में कई शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में यात्रा करने के लिए एक उपयुक्त साधन होना आवश्यक था। ऊंटों ने यह काम बहुत अच्छी तरह किया। उनकी मदद से लोग महाद्वीप के सुदूर इलाकों तक खोज यात्राएं करने में सक्षम हुए। इस किताब की हर चित्रण एक ऐसी ही यात्रा को दर्शाती है। यह किताब 18 में प्रकाशित हुई थी, और इन ऊंट ट्रेनों ने लोगों को दूरस्थ स्थानों में सामान ले जाने में मदद की। हाँ, इस परिवहन के साधन को वास्तव में ऊंट ट्रेन कहा जाता था। ये ऊंट 600 मील तक बिना पानी के यात्रा करने का रिकॉर्ड रखता है। ये तस्वीर 18 में खींची गई थी, और ऐसी लंबी यात्रा बिना पानी के करने के विचार से ही प्यास लगने लगती है। कुल मिलाकर ऊंट परिवहन का एक लोकप्रिय साधन था। उन्हें बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया लाया गया। अनुमान है कि 1870 और 1920 के बीच कम से कम 15,000 ऊंट ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। उनका उपयोग यात्रा या सामान परिवहन से जुड़ी हर चीज के लिए किया गया। लेकिन समय बदल रहा था, और 20वीं सदी की शुरुआत तक ऑटोमोबाइल परिवहन अधिक लोकप्रिय हो रहा था। जिन ऊंटों का उपयोग नहीं हो रहा था, उन्हें रखना बहुत महंगा था, और कई मालिकों ने बस उन्हें आज़ाद छोड़ना शुरू कर दिया। शायद कुछ अन्य जानवर ऑस्ट्रेलियाई जलवायु में जीवित नहीं रह पाते या मुश्किल से अनुकूलित हो पाते, लेकिन ऊंटों के लिए सब कुछ बिल्कुल सही साबित हुआ। उन्होंने अपनी जगह ढूंढ ली और आबादी में तेजी से वृद्धि की, जो आज भी बनी हुई है। हालांकि पर्यावरण पर उनका प्रभाव अन्य लाए गए हानिकारक जीवों की तुलना में उतना गंभीर नहीं है। फिर भी ऊंट 80% से अधिक उपलब्ध पौधों की प्रजातियों को खाते हैं, जल निकायों को प्रदूषित करते हैं, मिट्टी का कटाव करते हैं, और मवेशियों के लिए बनाई गई बाड़ों और पानी के स्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये विश्वास करना कठिन है कि इतना विनाश एक ऊंट द्वारा किया गया, और न कि किसी गुस्से में आए गैंडे द्वारा जिसने नशे में धुत हाथी से लड़ाई कर ली हो। लेकिन हाँ, ये ऊंट ही था जिसने ऐसा किया। इसके अलावा ऊंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नल, पंप और शौचालयों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे उन्हें पानी के स्रोत के रूप में देखते हैं। वे पानी को 3 मील दूर से सूंघ सकते हैं, और एयर कंडीशनर द्वारा संचित नमी से भी आकर्षित होते हैं। ये पीने का स्थान मवेशियों के लिए है,
फिर भी जंगली ऊंट भी यहाँ से पानी पीते हैं। ऊंट बहुत अधिक मात्रा में पानी पीते हैं जो उनके लिए नहीं होता, कुछ ही मिनटों में 55 गैलन तक, और अधिक पानी खोजने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देते हैं। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने ऊंटों को हानिकारक घोषित कर दिया और अब उन्हें एक आक्रामक प्रजाति के रूप में देखा जाता है, जिसकी बढ़ती संख्या को रोकना अत्यंत आवश्यक है। वर्षों से कई बार ऊंटों को मारने के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें सबसे सामान्य है एरियल कलिंग, यानी हेलीकॉप्टरों से स्नाइपर ऊंटों को मार गिराते हैं। ऊंटों के शव धूप में पड़े रहते हैं और सड़ जाते हैं। सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हवा का तापमान कितना होता है। अनुमान है कि 2012 तक हर साल लगभग 75,000 ऊंट ऑस्ट्रेलिया में मारे जा रहे थे, और फिर भी 2020 तक ऑस्ट्रेलिया में अब भी जंगली ऊंटों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसकी आबादी लगभग 3 लाख है। लेकिन ये सब ऑस्ट्रेलिया में कब्जा जमाने वाली प्रजातियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। सामान्य रूप से देखें तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में इंसानों द्वारा लाई गई कई प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से चौंका देती हैं। इनमें से कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं। उदाहरण के लिए सबसे विनाशकारी प्रजाति शायद रेड फॉक्स है। यूरोपीय बसावट के बाद से मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम 20 स्तनधारी प्रजातियों को खो दिया है, जो कि किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक है। हमारे पास इन जानवरों की केवल कुछ तस्वीरें ही बची हैं, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के विशाल क्षेत्रों में अब कोई देशी मध्यम आकार के स्तनधारी नहीं बचे हैं। सिर्फ अनगिनत संख्या में लोमड़ियां और खरगोश ही हैं। क्या इन विलुप्तियों के लिए केवल रेड फॉक्स जिम्मेदार थे, या उनके साथ कुछ और कारण भी थे? मेरा मतलब अन्य शिकारी नहीं है, बल्कि कुछ और कारक। हो सकता है कि उनका भी कुछ रोल रहा हो, लेकिन सभी शोध बताते हैं कि रेड फॉक्स कई विलुप्तियों का मुख्य कारण थे। खरगोशों को याद है? कोई ये सोच सकता है कि लोमड़ी उनका शिकार क्यों नहीं करती? वे करती हैं, और आज भी करती हैं। यहाँ एक लोमड़ी आक्रामक खरगोश को पकड़ रही है, लेकिन इससे लोगों का कोई भला नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे खरगोश हैं, और इसका मतलब है कि लोमड़ियों को हमेशा भोजन मिलता रहेगा और वे बढ़ती रहेंगी। दुर्भाग्य से कोई भी मात्रा में खरगोश इन शिकारियों को मेमनों और मुर्गियों का शिकार करने से नहीं रोक पाएगी। मेमने, जो कि रक्षाहीन होते हैं, लोमड़ियों का पसंदीदा भोजन होते हैं, जो चोरी छिपे खेतों में घुस आती हैं। पता चला कि रेड फॉक्स का पर्यावरण और कृषि पर प्रभाव, और उस प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे ऑस्ट्रेलिया को हर साल $200 मिलियन से ज्यादा का खर्च दे रहे हैं। और अंदाजा लगाए, रेड फॉक्स को ऑस्ट्रेलिया में लाने के लिए भी इंसान ही जिम्मेदार है। मेरा मतलब है कि ये जानवर खुद जहाजों पर नहीं आए थे, उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया गया था। विक्टोरियन उपनिवेशियों ने फॉक्स हंटिंग के प्रतिष्ठित खेल का आनंद लेने के लिए 1834 के दशक से कई बार इन जानवरों को यहाँ लाया और छोड़ा। सभी लोग ऑस्ट्रेलियाई शिकार क्लबों के सदस्य थे। वे सिर्फ अपना मनोरंजन करना चाहते थे, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे अपने वंशजों के लिए कितनी गंभीर समस्या पैदा करेंगे। कई दशकों तक ऑस्ट्रेलिया में लोमड़ियों की संख्या बहुत कम रही, लेकिन 1874 के बाद ये संख्या तेजी से बढ़ने लगी। धमाका! उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, और लाल लोमड़ियां जल्द ही पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। आमतौर पर किसी भी प्रजाति द्वारा किसी क्षेत्र का उपनिवेश हटाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा मतलब है, कुछ विकल्प हैं, लेकिन वे काफी सीमित हैं। आपने पहले ही महसूस कर लिया होगा कि ये लगभग कभी काम नहीं करते। हालांकि क्या आप जानते हैं कि अगर किसी चमत्कार से ऑस्ट्रेलिया लाल लोमड़ियों को समाप्त करने में सफल हो जाता है, तो देश में बिल्लियों का वर्चस्व होगा। 230 वर्षों में, जब से ये महाद्वीप पर आईं, जंगली बिल्लियों ने उन दर्जनों प्रजातियों का सफाया कर दिया है जो हजारों वर्षों से मनुष्यों के साथ रह रही थीं। अन्य प्रजातियां भी बिल्लियों के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। बिल्लियां 1734 में पहले यूरोपीय बसने वालों के साथ ऑस्ट्रेलिया आईं और फिर 70 वर्षों के भीतर पूरे देश में फैल गई। अब बिल्लियां लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई हैं। औसतन लगभग 2.8 मिलियन जंगली बिल्लियां इस महाद्वीप पर घूम रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह संख्या 5.6 मिलियन तक बढ़ सकती है। हर साल
ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक जंगली बिल्लियां लगभग 400 स्तनधारी, 200 सरीसृप और 150 पक्षियों को मार देती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वहाँ बहुत सी बिल्लियाँ हैं। स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीवों को बिल्लियों के कारण एक विशाल खतरे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिल्लियाँ अकेले ही हर साल ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.4 बिलियन जानवरों का सफाया करती हैं। ये संख्या 2019-20 की विनाशकारी जंगल की आग के कारण होने वाले दुखद नुकसान के बराबर है। जैसा कि आप अब समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया विभिन्न आक्रामक प्रजातियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय के अनुसार 1770 के बाद से महाद्वीप पर 3000 से अधिक गैर स्थानीय प्रजातियां आई हैं। इनमें स्तनधारी, पक्षी, पौधे, कीट और अन्य बिना रीढ़ वाले जीव, फंगस, परजीवी और समुद्री जीव शामिल हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर फैले हुए हैं। कुछ इतनी अच्छी तरह से अपने नए घर में समा गए हैं कि कई लोग ये नहीं समझते कि जिस पौधे को वे ध्यान से पानी देते हैं या जिस पक्षी को वे चूरे डालते हैं, वह वास्तव में एक अवांछित आक्रामक प्रजाति है। एक सदी से अधिक समय से ऑस्ट्रेलियाई आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उनके सभी प्रयास बेकार साबित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से एकमात्र देश नहीं है जहां आक्रामक प्रजातियां हैं, लेकिन इसकी जैव विविधता अद्वितीय और विशेष है, जो लाखों वर्षों की पृथकता से आकारित हुई है। यहाँ की अधिकांश वन्यजीव प्रजातियां देशी हैं, अर्थात ये पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष शिकारी कब के विलुप्त हो चुके हैं। इससे आक्रामक प्रजातियों को पनपने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। यहाँ गर्मी, पानी और भोजन है, फिर भी उन्हें डराने के लिए कुछ नहीं है। तस्मानियाई बाघ, मार्सुपियल शेर और मेगालानिया एक छिपकली जो 4300 पाउंड तक वजन की हो सकती है। ये सभी महाद्वीप के प्रभावशाली शिकारी थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। एकमात्र बचे हुए शीर्ष शिकारी डिंगो मनुष्यों द्वारा खतरे में हैं। डिंगो भेड़ों का शिकार करना पसंद करते हैं और किसान इससे खुश नहीं हैं। वन्यजीव अधिकारियों ने आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। आप पहले से ही उनके तरीकों को जान चुके हैं। वायरस, जहरीले पदार्थ, विशाल बाढ़ और यहाँ तक कि स्नाइपर्स के साथ मशीन गन। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वाइल्ड स्केप डायरीज के प्रति आपके प्यार और समर्थन के प्रति मेरे सभी सम्मानित सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और दर्शकों को दिल से धन्यवाद।